यह तय करना काफी मुश्किल है कि तानाशाह किसी मुल्क का सत्यानाश अपनी नीति से ज्यादा करते हैं या अपनी जिद से। कोई नीति कब जिद बन जाती है और कोई जिद ही अकेली नीति कब रह जाती है, इसकी था पाना भी आसान नहीं होता। इन दिनों उन नीतियों और जिदों की गणना चल रही है जिनके चलते गोटबाया राजपक्षे ने उस पूरे श्रीलंका को ही दांव पर लगा दिया है जिसके लोगों ने उन्हें भारी समर्थन देके अपना सिर मोर बनाया था। उनकी इन नीतियों और जिदों की फेहरिस्त हालांकि बहुत लंबी नहीं है, लेकिन फिलहाल हम एक जिद को ले रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती। गोटबाया अगर जैविक खेती की जिद ना करते, तब भी वह श्रीलंका को जिस रास्ते पर ले गए थे, उससे इस देश पर भारी आर्थिक संकट टूटने ही थे। ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों वाला यह देश पिछले कुछ साल में जिस व्याधि का शिकार हुआ, चिकित्सा की भाषा में उसके लिए एक ही शब्द समूह हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियोर, यानी जब शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह के मरीज की जो हालत होती है वह इस समय श्रीलंका की हो गई है। कृषि इनमें से महज एक अंग है जिसके ऊपर ऑर्गेनिक खेती की जिद ने तोड़ दी। अगर गोटबाया ऐसी जिद नहीं पालते तो श्रीलंका में भले ही तमाम तरह की परेशानी खड़ी हो जाती, लेकिन वहां कम से कम भूखमरी की वैसी नौबत नहीं आती जैसी फिलहाल आई हुई है। वैसे गोटबाया ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगले 10 साल में देश के रासायनिक युक्त खेती से मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी क्योंकि दुनिया के कई देश इस समय ऐसी ही बात कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने दावा किया कि वह 2028 तक पूर्णतः जैविक खेती वाला देश बन जाएगा। मगर तब किसने सोचा था कि गोटबाया 10 साल का कोई सिलसिला शुरू करेगा। उसके पहले ही उनका चुनावी वादा अचानक कहर बनकर टूट पड़ेगा। गोटबाया ने बड़े गर्व के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह घोषणा की थी कि श्रीलंका जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। खेती से संबंधित सभी रसायनों का आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अब वहां बाजार में उन उर्वरक उपलब्ध थे, ना कीटनाशक, ना खरपतवार नाशक, ना फंगीसाइड। एक चीज और नदारत थी, बिना इन रसायनों की कैसे खेती होती। देश के किसान इसे दशकों पहले भूल चुके थे। कृषि वैज्ञानिकों और प्रशंसकों को भी नहीं पता था कि इतने बड़े देश के पेट सिर्फ कंपोस्ट के बल पर किस तरह पालना है। इसके पहले कि इन पर सोचा जाता, हर तरफ से जय जयकार शुरू हो चुकी थी। पर्यावरण के लिए काम करने वाले एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन तो बल्लियों उछल रहे थे, जिनके लिए जैविक खेती उनकी परम आस्था थी। यह कहा जाने लगा कि गोटबाया ने पूरे देश को जहर से बचा लिया और श्रीलंका के लोग दुनिया की सबसे सेहतमंद आबादी में बदल जाएंगे। हम चाहे तो इसे औचक फैसले के पीछे एक मजबूरी भी देख सकते हैं। कोविड महामारी के कारण पर्यटन का वहां धंधा पूरी तरह चौपट हो गया, जो श्रीलंका के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा जरिया था। और विदेशी मुद्रा बचाने के दबाव में गोटबाया ने रातों रात यह फैसला कर लिया। तानाशाही में यही होता है, मुश्किलें आसान जिद की ओर ले जाती हैं, समाधान की कठिन राहों की ओर नहीं। तभी पता चला कि श्रीलंका के पास कंपोस्ट उत्पादन की इतनी क्षमता नहीं कि पूरे देश की खेती चल सके, ना ही पर्याप्त जैविक कीटनाशक है। मगर वह जिद ही क्या जो इतनी जल्द टूट जाए। तय हुआ कि जैविक खाद का आयात किया जाएगा। बात विदेशी मुद्रा बचाने से शुरू हुई थी। अब विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कूड़ा आयात करने में हो रहा था। डर था कि इस खाद के साथ कई नई खरपतवार के बीज और अनजान कीट पतंगों के अंडे भी आ सकते, लेकिन किसी परवाह थी। माना जाता है कि वर्तमान व्यावसायिक खेती के मुकाबले जैविक खेती में उत्पादन 25% तक कम हो सकता है। यही कारण है कि
कई पर्यावरण वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं। यही कारण है कि कई पर्यावरण वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होगा लोगों का पेट भरने के लिए अतिरिक्त जगहों पर खेती करना, यानी बड़े पैमानों पर जंगलों को काटना। श्रीलंका में तो इसके साथ ही अव्यवस्था भी जुड़ गई है और कई फसलों का उपज आदि भी नहीं मिली। इस सब ने किसानों की कमर तोड़ दी और जनता को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया। इनमें रबर, चाय, दालचीनी, कुनेन और इलायची जैसी वह फसलें भी शामिल थी जिनका श्रीलंका निर्यात करता है। जिद ने विदेशी मुद्रा पाने की बाकी रास्ते भी बंद कर दिए। यह ज्यादातर वह फैसले हैं जिनका उत्पादन अंग्रेजों ने 1803 के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए किया था। इसके लिए जंगल काटे गए थे और लोगों को बागान मजदूर बनने के लिए मजबूर किया गया था। ब्रिटिश सरकार की इन नीतियों ने अपनी मस्त जिंदगी जीने वाले इस द्वीप में जो उथल पुथल पैदा की, उसकी कहानियां अब औपनिवेशिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मगर गोटबाया ने जो उथल पुथल अपने देश की को दी, वह उससे कई बड़ी थी और उससे कई कम समय में ही पूरे देश में फैल गई। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि आज की दुनिया में गोटबाया अकेले जिद्दी नहीं। रूस की व्लादिमीर पुतिन की जिद तो हम देख ही रहे हैं। एक वह भी जिद है जिसने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करके ही दम लिया। एक वह भी जिद है जब डोनाल्ड ट्रंप मलेरिया की दवा से ही कोविड का इलाज करने पर तुल गए थे। ऐसी कुछ जिद हमारे आसपास भी दिख जाएगी, मगर एक फर्क भी है। अमेरिका के वैज्ञानिक संस्थानों की श्वेतता के सामने ट्रंप की जिद ज्यादा टिक नहीं सकी। मगर यह श्रीलंका जैसे देशों में नहीं हो सकता। वहां ऐसी संस्थाएं भी नहीं है जो गोटबाया की जिद के सामने खड़े होने का साहस कर पाती। अगर सचमुच की स्वायत्ता लोकतांत्रिक संस्थाएं वहां होती तो शायद श्रीलंका की हथेली पर गोटबाया जैसी तानाशाही भाग्य रेखा कभी बनती ही